बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम टाइप्स ऑफ सीपीयू स्केजुलिंग पे बात करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कशन भी किया था। थोड़ा बहुत हमने कहा था कि सीपीयू स्केजुलिंग दरअसल दो तरह की है। एक को हम प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग कहते हैं और दूसरे को नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग कहते हैं। तो सीपीयू स्केजुलिंग डिसीजन टेक प्लेस अंडर द फॉलोइंग फोर सर्कमस्टांसेस। कहते हैं स्केजुलिंग करते कब है, किन हालात में स्केजुलिंग करनी पड़ती है। When a process switch from running state to the waiting state, IO requests to invocation of waits for the termination of one of the child process. पहला कंडीशन ये पहली सिचुएशन ये है कि जब हमारा प्रोसेस जो है वो स्विच करना चाहता है रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट की जाने। उसके स्विच करने की वजह बनती है कि आईओ रिक्वेस्ट उसने जनरेट की हुई होती है और आईओ ऑलरेडी बिजी होते हैं अदर प्रोसेस के लिए, इसीलिए वो आपको आईओ जो फ्री जब तक नहीं होती है उस वक्त तक इसे जो रनिंग प्रोसेस है इसे भी वेट करना पड़ता है, ताकि ये जैसे ही आईओ रिक्वेस्ट आईओ इसे एलोकेट होंगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसे एलोकेट होंगी, तभी ये जो है प्रॉपरली अपना प्रोसेस मुकम्मल कर पाएगा। तो ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है व्हेन अ प्रोसेस स्विच फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन एन इंटरप्ट अकर। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जब प्रोसेस स्विच होना चाह रहा होता है रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट की जानिब, रेडी स्टेट की जानिब स्विच होना चाहता है, क्योंकि वो पहले सिचुएशन में तो वो वेटिंग पे जा रहा था क्योंकि उसे आईओ रिक्वेस्ट चाहिए थी, आईओ रिक्वेस्ट उसने सेंड की हुई थी। दूसरे में है कि वो अब वेटिंग से रेडी स्टेट पे जाना चाहता है, सॉरी रनिंग पे है और उसे रेडी स्टेट में जाना है। कोई ना कोई इंटरप्ट अकर हुई है जिसकी वजह से इसको अभी हमने फ्रीज करना है, इसकी एग्जीक्यूशन रोकनी है, इसको रेडी स्टेट पे लेके जाना है, और जो जिस वजह से इंटरप्ट हुई है फिर उसे एग्जीक्यूट करना है। तीसरी सिचुएशन क्या है, वन प्रोसेस स्विच फ्रॉम द वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। अब हमारे पास प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जा रहा है। फॉर एग्जांपल कंप्लीशन ऑफ आईओ रिक्वेस्ट उसने जनरेट की हुई थी, इसलिए वो वेटिंग स्टेट में पड़ा था। अब वो उसे आईओ रिक्वेस्ट एलोकेट हो गई है, अब उसका वहाँ वेटिंग स्टेट में रहना नहीं बनता, इसलिए उसे रेडी स्टेट पे भेज दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट। फिर हमारे पास एक सिचुएशन ये है कि प्रोसेस हमारा अपना एग्जीक्यूशन टाइम मुकम्मल कर गया, इसलिए अब उसको मतलब मज़ीद उससे सीपीयू में नहीं रहना बनता, क्योंकि उसके अपना प्रोसेस मुकम्मल कर लिया तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाए। और इन सर्कमस्टांसेस 1 and 4 कहते पहली और चौथी सिचुएशन में देयर इज़ नो चॉइसेस टू टर्म ऑफ स्केजुलिंग। पहली सिचुएशन में कि जहाँ हमारे पास वो आईओ रिक्वेस्ट के लिए वेट कर रहा था, इसलिए वो वेटिंग क्यू में चला गया, या चौथी सिचुएशन में उसका टाइम कंप्लीट हो गया तो वो उसमें चला गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। इस सिचुएशन में तो कहते हैं कोई स्केजुलिंग बनती ही नहीं है, क्योंकि वो अपने लॉजिकल रीज़न से ही क्लोज अप हो रहे हैं या एग्जिट हो रहे हैं फ्रॉम सीपीयू एग्जीक्यूशन। अ न्यू प्रोसेस इफ वन एग्जिट इन द रेडी क्यू, ठीक है, मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब एक नया जो प्रोसेस है जिसको मैंने एग्जीक्यूशन के लिए सिलेक्ट करना है, देयर इज़ अ चांस हाउएवर इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ 2 and 3। तो ये वो दो सिचुएशंस हैं, दो दूसरी और तीसरी, जिसमें ये चांस बन सकता है कि हम न्यू प्रोसेस को लाना चाहते हैं रेडी क्यू से एग्जीक्यूशन की जानिब, तो किसको लाया जाए। व्हेन स्केजुलिंग टेक प्लेस ओनली अंडर द सर्कमस्टांसेस 1 and 4। ठीक है, कहते हैं स्केजुलिंग जो है वो 1 और 4 के सिचुएशन में तो मतलब टेक प्लेस होती है। वी से दैट स्केजुलिंग स्कीम इज़ नॉन प्रीएम्प्शन। तो ऐसी जो 1 और 4th सर्कमस्टांसेस या 1 और 4th कंडीशन में हो रही होती है स्केजुलिंग, उनको नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग कहा जाता है। अदरवाइज स्केजुलिंग स्कीम इज़ प्रीएम्प्टिव, दूसरी सूरत में उसे प्रीएम्प्टिव कहते हैं। अब प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या मतलब हुआ इसका, इसको देखते हैं अगली स्लाइड में। तो सबसे पहले है नॉन प्रीएम्प्टिव। Under a non-preemptive scheduling, once the CPU has been allocated to the process keep the CPU until it release the CPU either for terminating or by switching to the waiting state। कहते हैं under non-preemptive scheduling, once the CPU has been allocated to the process, एक दफ़ा अगर हमने एक प्रोसेस को CPU allocate कर दिया है, the process keeps the CPU until it release the CPU either by terminating or by switching to the waiting queue।
या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया, उसके प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम्मल हो गया और उसने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली है, अब वो टर्मिनेट हो जाएगा, या उसे वेटिंग क्यू में स्विच कर दिया जाएगा। ये नॉन प्रिएम्प्टिव। दिस scheduling method is used by the Microsoft Windows 3.1 by the Apple Macintosh। ठीक है, कहते हैं दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं विंडोज़ के जो ये तरीक़ाकार यूज़ करते हैं। इसमें विंडो 3.1 भी है और एप्पल मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। It is only method that can be used on certain hardware platform because it does not require the special hardware। ठीक है, तो ये सिर्फ मेथड है कैन बी यूज जो होता है कि इसमें कोई सर्टन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल हार्डवेयर, इसे हार्डवेयर की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं, नीड फॉर प्रिएम्प्टिव, जैसा कि आपको प्रिएम्प्टिव में ज़रूरत होती है। तो ये नॉन प्रिएम्प्टिव का हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं प्रिएम्प्टिव क्या है। इन दिस वे द स्केजुलिंग द टास्क इज यूजुअली असाइंड टू द प्रायोरिटीज। अब हमने टास्क जो है ना प्रायोरिटी बेस सेट किए हुए। एट टाइम्स इट necessary to run a certain task, it has a higher priority before another task although it is running. Therefore the running task is interrupted for some time and resumed later when the priority task has finished its execution। ठीक है, क्योंकि हमने प्रायोरिटी सेट की हुई है टास्क की, इसीलिए जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी वो बनता है, उसका हक वो सीपीयू को लेगा और वो एग्जीक्यूट करेगा, अपना प्रोसेस मुकम्मल करेगा। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा हायर प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस आ गया तो हम पहले उसे टाइम देंगे और जो चल रहा होगा प्रोसेस उसको हम रिज्यूम कर देंगे, रोक देंगे, उसकी प्रोसेसिंग पास कर देंगे और जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी उसको ही इम्पोर्टेंस देंगे, उसी को ही एग्जीक्यूट करने देंगे। तो ये प्रीएम्प्टिव प्रोसीजर्स कहलाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये देखें स्केजुलिंग क्राइटेरिया बना हुआ है कि किन किन वजूहात की बिना पर हमें ये करना है। यूज़र ओरिएंटेड, अदर्स प्रिडिक्टेबिलिटी है। ठीक है, एक वे हमारे पास यूज़र ओरिएंटेड परफॉर्मेंस रिलेटेड है, टर्न अराउंड टाइम हो गया, रिस्पॉन्स टाइम या डेडलाइन, ठीक है, उसकी ख़त्म हो गई प्रोसेस की। सिस्टम ओरिएंटेड, देखिए दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, यूज़र ओरिएंटेड है एक यूज़र ओरिएंटेड परफॉर्मेंस रिलेटेड है, फिर है सिस्टम ओरिएंटेड अदर्स। इसमें क्या होगा, फेयरनेस है, इन्फोर्सिंग प्रायोरिटीज़ है, बैलेंसिंग रिसोर्सेज है। सिस्टम चाह रहा होता है कि जितने प्रोसेसेस चल रहे हैं मैं उनको इक्वली रखूँ, इक्वली टाइम दूँ, इक्वली मैनेज करूँ, उनके ऊपर इक्वली जो है प्रोसेसिंग एफर्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करूँ। तो ये सिस्टम ओरिएंटेड है। अदर है सिस्टम ओरिएंटेड परफॉर्मेंस, थ्रूपुट के हिसाब से देखना होता है मुझे, और मुझे प्रोसेस यूटिलाइजेशन के हिसाब से देखना होता है कि थ्रूपुट जो है उसकी क्या आती है उस प्रोसेस की या उस टास्क की, जब वो चल रहा होता है उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे होते हैं और कितना % ये प्रोसेसर को यूटिलाइज कर रहा होता है। तो ये अगर ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रही है तो उस वक्त मैं क्या फ़ैसला करूँ, अगर कम यूटिलाइजेशन होती है मैं क्या फ़ैसला करूँ। ये सिस्टम ओरिएंटेड टास्क होते हैं जिस बिना पर आपको स्केजुलिंग करनी होती है, एक जॉब को दूसरी जॉब पे फोकियत देनी होती है, जो जॉब चल रही होती है उसे हटाना होता है, उसकी एग्जीक्यूशन को पास करना होता है और दूसरी जॉब को लाना होता है। तो कुछ यूज़र एस्पेक्ट से रीजंस होती हैं और कुछ सिस्टम्स एस्पेक्ट से रीजन होती है। यूज़र्स का टाइम फ्रेम है, रिस्पॉन्स टाइम डेडलाइन के हिसाब से देखता है, सिस्टम जो है वो थ्रूपुट और सीपीयू यूटिलाइजेशन के हिसाब से देख रहा होगा। सीपीयू स्केजुलिंग जो है ना वो देयर आर मेनी डिफरेंट क्राइटेरियाज टू चेक व्हेन कंसीडरिंग द बेस्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम। सीपीयू यूटिलाइजेशन है, थ्रूपुट है और टाइम अराउंड है। ठीक है, क्राइटेरिया स्केजुलिंग के 3 सेट किए हुए हैं कि टू मेक आउट द बेस्ट यूज ऑफ सीपीयू और नॉट टू वेस्ट एनी सीपीयू साइकिल। हमने ये देखना है कि सीपीयू ज़्यादा वेस्टेज टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, वो ज़्यादा आइडल ना बैठा रहे। तो हमने उसकी जो साइकिल प्रोसेसिंग साइकिल स्पीड है उसके मुताबिक देखते हुए हमने उसके ऊपर ऐसी मतलब स्केजुलिंग सेट करनी है कि उसका आइडल टाइम मैक्सिमम ना हो। तो बेटर परफॉर्मेंस क्या होती है, सीपीयू वुड बी वर्किंग मोस्ट ऑफ टाइम आइडली 100% ऑफ द टाइम। कहते हैं हमारी तो कोशिश ही यही है कि सीपीयू को 100% काम करना चाहिए, काम में रहना चाहिए। कंसिडरिंग अ रियल सिस्टम में देखें सीपीयू यूजेज शुड रेंज फ्रॉम 40% हाईली लाइटली लोडेड टू 90% हैवीली लोडेड। रियली क्या होता है, कहते हैं कम से कम 40% लोडेड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोडेड होता है ताकि सीपीयू काम कर रहा हो, सीपीयू इन बिजी हो, इन वर्किंग हो।
तो ये एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का एक उन्होंने क्राइटेरिया दिया है। फिर थ्रूपुट क्या है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इन आर रेदर सेज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ यूनिट ऑफ टाइम। कहते हैं एक ख़ास टाइम के ऊपर कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो इसने प्रोसेस किए, तो इससे उसकी थ्रूपुट का आइडिया हो जाता है। दे में रेंज ऑफ 10 ओवर सेकेंड टू 1 ओवर हार्स डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक प्रोसेस। कहते हैं आप 10 ओवर सेकंड्स के हिसाब से भी कर सकते हैं या घंटों के हिसाब से भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है प्रोसेसेस के ऊपर कि प्रोसेस किस नौइयत के थे। टर्न अराउंड टाइम क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, कहते हैं ये वो टाइम की मिकदार होती है जो पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में लगती है। द इंटरवल फ्रॉम टाइम टू ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोसेस टू द टाइम टू द कंप्लीट। हमने मतलब ये चेक किया है कि किस तरह से हमारे पास ये टाइम जो है इसको कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है वेटिंग टाइम, इसको देख लेते हैं। हाँ जी, फिर टर्न अराउंड टाइम के बाद आता है हमारे पास वेटिंग टाइम। द सम ऑफ द पीरियड स्पेंड वेटिंग इन द रेडी क्यू, अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू टू एक्वायर टू गेट कंट्रोल टू द सीपीयू। सीपीयू को असेस करने के लिए कितनी देर उसको वेटिंग क्यू में रहना होता है, तो ऐसे टाइम को वेटिंग टाइम कहते हैं। लोड एवरेज क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन द रेडी क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गेट इनटू द सीपीयू। अब कितनी देर एक प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में बैठा होता है ताकि वो अपने एग्जीक्यूशन होने का या सीपीयू को के एलोकेट होने का इंतज़ार कर रहा होता है। ठीक है, तो वो रेडी क्यू में होता है और जस्ट वो सीपीयू के ही इंतज़ार में होता है कि वो सीपीयू से कब एलोकेट होने जा रहा है, तो ये लोड एवरेज कहलाएगी। फिर रिस्पांस टाइम क्या था? अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन द रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अनटिल द फर्स्ट रिस्पांस इज प्रोड्यूस्ड। कहते हैं वो मिकदार टाइम की दैट इट टेक फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड। सबमिट कब हुई थी रिक्वेस्ट? अनटिल द फर्स्ट रिस्पांस इज प्रोड्यूस्ड, और फिर पहला रिस्पांस कब प्रोड्यूस हुआ था? रिमेंबर द टाइम टिल द फर्स्ट रिस्पांस एंड नॉट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। लेकिन कहते हैं ये याद रहे कि ये वो फर्स्ट रिस्पांस और कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस को नहीं कंसीडर करेंगे, बल्कि फर्स्ट रिस्पांस के और जो सबमिशन हुआ था उसका आपने देखना है। रिस्पांस टाइम तब क्योंकि वो तो फिर टर्न अराउंड टाइम की बात हो जाएगी, इसीलिए हम रिस्पांस टाइम की बात करेंगे। इन जनरल सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट आर मैक्सिमाइज्ड एंड अदर फैक्टर्स आर रिड्यूस फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो फिर हमारे पास इसकी दो एल्गोरिदम आपके सामने आ गए। एक नॉन प्रीएम्प्टिव, वंस अ प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट इट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूशन अनटिल इट टर्मिनेट इटसेल्फ, इट ब्लॉक इटसेल्फ टू वेट फॉर द आईओ क्यू, इट रिक्वेस्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ठीक है, या तो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे या वेट करते रहेंगे वेटिंग क्यू में आईओएस का, या फिर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी सर्विस के रिक्वेस्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप के स्केजुलिंग कहलाएगी। दूसरी क्या है? प्रीएम्प्टिव, द करंटली रनिंग प्रोसेसेस मे बी इंटरप्टेड एंड मूव टू द रेडी स्टेट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से दरअसल वो या किसी इंटरप्ट होने की वजह से वो उनको रनिंग स्टेट से निकाल के रेडी स्टेट में ले आया गया होगा। तो प्रीएम्पशन टेक प्लेस बिकॉज द टाइम पीरियड इज एक्सपायर्ड। इनका टाइम पीरियड आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने अगर किसी प्रोसेसेस के लिए या सब प्रोसेसेस के लिए एक लिमिटेड टाइम दिया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ टाइम, तो वो टाइम उसका ख़त्म हो गया, लिहाजा अभी उसकी एग्जीक्यूशन बरकरार है, मतलब उसने कंप्लीट होना है एग्जीक्यूशन, लेकिन उसके लिए जो एग्जीक्यूशन टाइम या उसके प्रोसेस टाइम एलोकेट किया था सीपीयू ने वो ख़त्म हो गया, इसलिए इसे हटा दिया जाए। हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है उससे भी कोई हायर प्रायोरिटी का एक प्रोसेस है वो उसने इंटरप्ट किया है, तो हमें उसे टाइम देना है। फिर ब्लॉक प्रोसेसेस बिकम्स अनब्लॉक एंड हायर प्रायोरिटी। तो इसी तरह ये जो ब्लॉक प्रोसेसेस हैं अगर वो अनब्लॉक हो गए हैं और वो हायर प्रायोरिटी के थे तो जाहिर सी बात है अब वो अनब्लॉक हो गए और उनको एग्जीक्यूट करना है क्योंकि उनकी प्रायोरिटी हायर है, इसलिए उनको टाइम दिया जाएगा। तो ये प्रीएम्प्टिव केसेस कहलाएंगे। एल्गोरिथम स्केजुलिंग में हमारे पास बहुत सारे स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स हैं जो हम कोर्स में देखेंगे। 4 मेजर स्केजुलिंग एल्गोरिथम स्पेशली हैं जी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग हो गई, शॉर्टेस्ट पास फर्स्ट हो गई, प्रायोरिटी स्केजुलिंग हो गई, राउंड रोबन स्केजुलिंग हो गई, मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है,
स्केजुलिंग, ये बहुत सारे हैं, इनको इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम देखेंगे। पहला हम देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। FCFS का है, कहते हैं इसको, जॉब आर एग्जीक्यूट ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, पुअर टू इन परफॉर्मेंस एज एवरेज वेट टाइम इज हाई। ये देख लें, आपके सामने दिया हुआ है, प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, 4 प्रोसेसेस हैं। अब इनका हमने देखना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखें जी, बर्स्ट टाइम क्या है, एक प्रोसेस P1 का जो बर्स्ट टाइम है यानी कंप्लीशन, वर्क कंप्लीट करने का टाइम है 21, इसे मिनट्स लगा लें, सेकंड्स लगा दें, नैनो सेकंड्स लगा दें, कुछ भी। अच्छा, P2 का है 3 और मिनट्स लगा लें, कुछ भी आप इसका यूनिट लगा सकते हैं। P3 जो है, तो प्रोसेस 3 जो है उसका 6 है, प्रोसेस 4 जो है उसका 2 है, ठीक है। अब फर्स्ट कम जो पहले जो आया है वो हमारे पास 21 है, क्योंकि जो पहले आया है इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करना है, पहले इसे कंप्लीट होने देना है। तो P2 और P3 और P4 जिसका बर्स्ट टाइम कम है लेकिन उनके ऊपर वेट टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वो वेट करते रहेंगे, क्योंकि P1 जो पहले आया था उसका हमारे पास बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा था, इसीलिए ज़्यादा CPU उसने कंज्यूम किया या उसे ज़्यादा टाइम लगा एग्जीक्यूशन में, ठीक है। क्योंकि असूल क्या था स्केजुलिंग का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का था। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके सामने ये देखें, इन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है। एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो 0 + 21 + 24 + 30 ओवर 4 18.75 मिली सेकेंड्स जो है इन्होंने निकाला है कि हमारे पास जो P1 है वो 0 से लेकर 21, ये उसका क्लोजिंग टाइम है। इसी तरह 22 से लेकर 24 जो है वो P2 का क्लोजिंग टाइम है, 25 से लेकर 30 जो है वो P3 का टाइम है, 31 से लेकर 32 जो है वो P4 का टाइम है। तो इसको सबको कैलकुलेट किया, एवरेज निकाला, 18.75 जो है मिली सेकेंड्स जो है वो बना है, वो एवरेज टाइम बना है। तो ये इस हवाले से इसका पूरा मतलब दिया हुआ है। फिर है जी हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। दूसरा मैकेनिज्म क्या है स्केजुलिंग का, कहते हैं जो जॉब हमारी शॉर्टेस्ट है, मुख्तसर है टाइम के हिसाब से, बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम, ताकि हम कम से कम वेटिंग टाइम कर सकें, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम टेकन बाय द प्रोसेस इज ऑलरेडी नाउन टू प्रोसेस, इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। देखिए जी, P1 जो है वो 21 है, इसका बर्स्ट टाइम, P2 का 3 है, P3 का 6 है और P4 का 2 है। तो जिसका क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम था उसे पहले आना चाहिए था, इसलिए P4 की बारी पहले आई, फिर उसके बाद P2 की आएगी, फिर उसके बाद P3 की आएगी और फिर आखिर में P1 की बारी आएगी, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला हमने असूल मैकेनिज़्म या स्केजुलिंग एल्गोरिथम हमने अप्लाई किया। अच्छा जी, उससे क्या होगा जी, देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या है जी, प्रोसेस अराइवल जो है वो हमारे पास टाइम है 0.0, बस टाइम उसका 7 है। P2 जो हमारे पास 2.0 है, इसका बस टाइम 4 है। P3 हमारे पास 4.0 है, इसका बस टाइम 1 है। और P4 हमारे पास 5.0 है, इसका बस टाइम 4, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हमने इसका एवरेज निकाला, ठीक है, और एवरेज वेटिंग टाइम हमारा निकला, इन सबको ऐड करके 4 पे डिवाइड करके 4.75 निकला, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है इनका 8.75 निकला। ये इसी तरह हमने जो है इसको एक एरे की शक्ल में डिस्प्ले भी कर दिया। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसे SPN भी कहा जाता है, इट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव पॉलिसी इन विच द प्रोसेस विद द हाई शॉर्टेस्ट एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम इज सेलेक्टेड नेक्स्ट, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट होगा उसे पहले करूँगा। दस अ शॉर्ट प्रोसेस विल जंप टू द हेड ऑफ द क्यू, शॉर्ट प्रोसेस क्यू के शुरू में आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी नीड टू नो एट और एट लीस्ट एस्टिमेट द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग ऑफ टाइम लॉन्ग प्रोसेसिंग। अब इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो लॉन्ग प्रोसेस है वो वेट करते रहेंगे और पता नहीं कितना वेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है हर आने वाला प्रोसेस उससे भी कम टाइम लेता हो, ठीक है। तो इसलिए जो लॉन्ग प्रोसेस है वो वेट करते रहेंगे। स्टारवेशन पॉसिबल है, यानी लॉक हो सकते हैं, डेड वगैरह हो सकते हैं। अब इसको देख लें, इसमें प्रोसेस P1 है, उसका टाइम जो है अराइवल 0.0 है, बर्स्ट टाइम 7 है। प्रोसेस P2 इसका 2.0 है, 4 है। प्रोसेस P3 4.0 है, ये 1 है। और प्रोसेस P4 5.0 है, 4। SJF जो है नॉन प्रीएम्प्टिव हो गया हमारे पास, इसमें 0, 3, 7, 8, 12 और 16 इस तरह से जो है हमारे पास ये एवरेज टाइम आ गया, ठीक है। और इसका एवरेज टाइम टर्न अराउंड हमारे पास यहाँ 8 हो गया। तो ये हमारे पास इस अंदाज से ये दिया, ठीक है। तो इसी को ही हमने मतलब दोबारा से लेके चलना था। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी कर लेते हैं, इसको फिर नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।
तो आप इसको स्टडी कीजिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।